अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रों के इशाइये में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और कतर की तारीफ करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं है। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तारीखी दस्तावेज़ का अक्स जारी कर दिया। कहा, मफाहमती याददाश्त का मतन ईरानी कौम की आवाज़ की अक्कासी करता है। ईरानी कौम ने धमकी या दबाव के सामने अपनी इज्जत नफ्स और खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर, ईरान के रहबर आला और ईरान के सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीम्स की तारीफ की। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ को मुमकिन बनाने और अमन व इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में निहायत अहम रही है। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि अमरीका से मफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक़ उनका नुक़्ता नज़र मुख्तलिफ था, लेकिन चूँकि उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती काउंसिल से वादा कर रखा था, इसलिए उन्होंने इस पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक़्ता नज़र को कबूल कर लिया गया है। ईरान के रहबर मौज़म ने कहा कि अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहते हैं तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरीका से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त उस वक्त दी जब ईरानी सदर और दीगर अहदेदारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ईरानी कौम के हुकूक और मज़ाहमती महाज की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी सदर ट्रंप थे जिन्होंने मायूसी का शिकार होने के बायस मफाहमत की इस याददाश्त तक पहुँचने के लिए हर किस्म के ज़राए इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमन मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहते हुए मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी की दुआ की और इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान एक बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। वज़ीर आज़म ने सदर पेज़ेश्कियान, ईरानी क़यादत और आवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारक पेश की। उन्होंने कहा कि ये तारीखी मुआहदा न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा, बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बायस भी बनेगा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी कौम और अपनी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी के साथ सालिसी के अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में निहायत अहम किरदार अदा किया, जिसे ईरान हमेशा कद्र की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सहूलत के मुताबिक जल्द एक दूसरे के दारुल हुकूमतों के दौरे करने पर भी इत्तफाक किया ताकि दो तरफा और इलाकाई उमूर में बाहमी ताउन मजीद बढ़ाया जा सके। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया को यकीन है कि उन्हें ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ईरान से डील पर कांग्रेस को जल्द ही ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान कांग्रेस को दस्तखत शुदा डील की नकल आज फराहम कर दी जाएगी। ईरान से डील हर लिहाज से अमरीका के फ़ायदे में है। ईरानी अब तक तो डील का एहतराम करते नजर आ रहे हैं। 2 दिन से ईरान ने आबनाए हरमूज में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करके डील का एहतराम कर रहा है। अब तक सेंटकॉम ने दर्जनों ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमूज से गुजरने दिया है। एक दिन में आबनाए हरमूज से 12 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई है। ईरान ने रवैया ना बदला तो उसे एक पाई नहीं मिलेगी। सदर ट्रंप के इस बयान पर कि डील अगर नाकाम हुई तो जेडी वैंस जिम्मेदार होंगे।
वेंस ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अगर डील की नाकामी की जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाए। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि सदर मजाक कर रहे थे, जैसा कि उनकी आदत है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल रखने के हक़ के बारे में सवाल पर वेंस ने कहा, अमेरिका ईरान की मिसाइल सलाहियत को तबाह कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करने की गुंजाइश देनी चाहिए। डील के तहत ईरान ऐसे मिसाइल नहीं बना सकता जिनसे बाकी दुनिया को ख़तरा लाहक हो। डील के 60 रोज़ के दौर का आगाज़ आज से हो गया है। ये मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर भी देना होगा। पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदूक के जोर पर मुतालबात नहीं बनवाए जा सकते। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के बजाय मसाइल का हल मुज़ाकरात और पार्लिमानी फोरम्स के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। मुहाजिरीन के वोट और नुमाइंदगी के हक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो आजाद कश्मीर चैलेंज है उसका मुकाबला करना है। चाहे आप आजाद कश्मीर का हुकूमत हो, वफाक पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो, अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उनको कानून का दायरे में आके उनका जराइम का सामना करना पड़ेगा। कि वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है आजाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा कोई दरख्वास्त देते हैं आजाद कश्मीर हुकूमत को कि जो उनके खिलाफ नोटिफिकेशन निकला है उस पर नजरसानी हो, तो मैं फिर जरूर तमाम स्टेक होल्डर्स आजाद कश्मीर वफाक के साथ मिलकर बात करके उस पर देखा जा सकता है। एक ऐसा मुतालबा है जो मुतनाज़ा बन चुका है, हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए। बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? मेरे पास इतना वोट्स है आजाद कश्मीर के असेंबली में, जब तक मैं वहां कंसेंसस नहीं बना सकता उस पर तरमीम नहीं लेकर आ सकते। ऐसे इत्तेफाक की राय पैदा हो कि हम मुहाजिरीन के नुमाइंदगी पे भी और मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, मगर इनका एतराजात दूर करें, कश्मीरियों का जायज एतराजात दूर करें कि कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। मुहाजिरीन सीट्स हैं, वो उसी रिजर्व के रेशियो के मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा का अगले माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी 28 जून को दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट बराए माली साल 2026-27 जुमे को पेश किया जाएगा, जबकि बजट की मंजूरी 28 जून को दी जाएगी। बजट पर बहस के लिए 4 रोज़ रखे गए हैं। 22, 23, 24 और 27 जून को बहस होगी। 5वें रोज़ यानी 28 जून को बजट मंजूर किया जाएगा। 4 रोज़ बजट इजलास नहीं होगा, जिसमें 2 रोज़ कवायद के मुताबिक वक्फा, जबकि 2 रोज़ आशूरा की छुट्टियां शामिल हैं। आइंदा माली साल के सूबाई बजट से शहरियों ने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। आम शहरियों समेत ताजिर बरादरी भी महंगाई, बिजली के भारी बिल, ईंधन की बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी जैसे दरपेश बड़े मसाइल में रिलीफ मिलने के मुंतज़िर हैं। रसूल दावड़ की रिपोर्ट। बजट की आमद के साथ खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि सूबाई हुकूमत रोजगार के मौके तलाश करे, वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे, बिजली की बिलों में रिलीफ दे और सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में खतरख्वाह इजाफा करे ताकि महंगाई के असरात कम हो सके। सबसे पहले हुकूमत को ये करना चाहिए कि सबसे पहले महंगाई ख़त्म कर ले, कुछ ऐसा काम गरीबों के लिए कर ले। हम इंशाल्लाह पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बजट में खुसूसन आवाम का, जो गरीब आवाम के, उसका खुसूसी ख्याल रखेगा। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट को मुतासर किया है। अगर हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए इकदाम करे तो मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके को कुछ सहारा मिल सकता है, जबकि कारोबारी अफराद का कहना है कि कारोबार के लिए आसान कर्जों, टैक्सों में नरमी और सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम किए जाए। पेट्रोल जो है ना बजट में सस्ता होने चाहिए। इस तरह आटा की मसला है, वफाक से आटा नहीं आ रहा, तो और इस तरह मुलाजमीन को जो है ना
और बजट में उसको भी तनख्वाह ज़्यादा होने चाहिए। बजट हमेशा जो है ना ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और इन सियासतदानों का ही होता है। आवाम को तो रिलीफ किसी भी बजट में नहीं मिला। गरीब और मुतवस्सत तबके के लोग बजट में रिलीफ के मुंतज़िर है। अब देखना यह है कि आने वाला बजट आवाम और कारोबारी तबके के तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरता है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने पूरे साल का बजट पेश करने के लिए वज़ीर आला को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा सालाना बजट 19 जून को पेश करने का फैसला किया गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा तमाम PTI अरकान असम्बली बजट इजलास में शिरकत करेंगे और सूबाई बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ख्वाहिश थी कि बजट की तैयारी से कबल बानी PTI से मुशावरत की जाए, ताहम इस हवाले से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद सूबे के मफाद को मुकद्दम रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए बजट मुरतब किया गया है और ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जिससे सूबे को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर मशाल यूसुफजई ने कहा है कि खबर चल रही है कि PTI क़यादत ने बानी PTI की इजाज़त के बगैर वज़ीर आला को बजट पेश करने का कहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि यह वाज़ेह किया जाए कि वो कौन सी क़यादत है जिसने ऐसा फ़ैसला किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस मामले पर नया सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, ना ही पार्लिमानी पार्टी ने ऐसा कोई फ़ैसला किया। पार्लिमानी पार्टी ने सिर्फ आर्टिकल 125 के तहत सूबाई उमूर चलाने के लिए बजट लाने का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा कि मुकम्मल बजट बानी PTI से मुलाकात और उनकी हिदायत के बाद ही पेश किया जाना चाहिए। अगर विफाक बानी PTI के इंसानी हुकूक बहाल नहीं करता तो फिर हम हर मामले में क्यों अच्छे बच्चे बने। पार्टी की कानूनी टीम ने कहा था कि 1 साल के बजाय 3 माह का बजट पेश करने में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। मशाल यूसुफजई ने सवाल उठाया कि पार्टी का नाम लेने के बजाय ये वाज़ेह किया जाए कि बानी PTI को बाईपास करने की बात कौन कर रहा है। बानी PTI को बाईपास करने की हिम्मत किस शख्स में है, उसका नाम सामने लाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गुज़िश्ता साल विफाक से सिंध को सबसे ज़्यादा फंड्स मिले। सिंध ने तनख्वाहों और पेंशन और कम अज़ कम उजरत में इजाफा किया है। मुराद अली शाह ने कहा कि 28वीं तरमीम का ना कोई ड्राफ्ट मौजूद है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई मुसव्विदा देखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत ज़रई शोबे में मराआत का दायरा छोटे काश्तकारों तक बढ़ा रही है, जबकि मुतवस्सत तबके को सोलर की फराहमी के लिए कर्ज स्कीम शुरू करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। सरकारी मुलाजमतों पर इन्हिसार कम करने और बड़े तरक्याती मंसूबों के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा करने की कोशिश की जा रही है। टोटल 1927 अरब रुपए मिलने थे, हमें मई तक 1511 अरब रुपए मिले और इस वक्त जो डेफिसिट है हमारा सिर्फ फेडरल रिसीट्स का है। फेडरल रिसीट्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक रेवेन्यू असाइनमेंट्स, एक स्ट्रेट ट्रांसफर्स, तीसरा OCT का जो इन लिeu ऑफ OCT पैसे मिलते हैं हमें। इन तीनों को मिला के 2095 अरब उन्होंने देना था। मई तक 1644 अरब हुए, 441 अरब शॉर्ट है इस वक्त मई तक। हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी महीने में हम आदमी उम्मीद तो ज़्यादा रखते हैं, हम कहते हैं तकरीबन 200 अरब रुपए हमें मिलेंगे। उसके बाद भी तकरीबन 250 अरब के करीब शॉर्टेज होगा हमें वफाक से। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर की एक वजह गैर ज़रूरी शिकायत भी हैं, जबकि कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने बताया कि तालीमी बोर्ड्स में मौजूद माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर सख्त सजाएं और रिकवरी की जाएगी। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेली कम्युनिकेशन शिजा फातमा ने तस्लीम किया है कि ज़मीन पर टेली मवासलात तामीर नस्ब करने के हवाले से बिल में कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का जुर्माना उसी सूरत आयद होगा जब बाहमी रजामंदी से मुआहदा होने के बाद जायदाद के मालिक की जानिब से उसकी कोई खिलाफ वर्जी की जाए।
ताहम उन्होंने कहा कि बिल में तब्दीली की जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिल के मतन में शामिल अल्फाज के हवाले से जिन वजाहतों की ज़रूरत है वो तब्दीलियाँ ज़रूर की जाएंगी। पीपल्स पार्टी समेत सब ने इस बिल पर वोट दिया था। बतौर मिनिस्टर आपको खुद क्यों नहीं लगा कि ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये आइन से मुतसादिम है कि कोई शख्स कंपनी उसके घर पर जाए और उससे कहे कि जी हम आपके यहाँ टावर लगाना चाहते हैं, मगर अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो 5 करोड़ का जुर्माना उस पर लगा दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी है। ये आपने कैसे आगे भेज दिया? फाइन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विद म्यूचुअल कंसेंट, और उस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, क्लॉज इसलिए रखा गया ताकि इस तरह के अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शंस को और वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिटर किया जाए। ये बात लिखी होनी चाहिए थी ना बिल में, क्योंकि बिल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। या तो आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, फिर लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए थी इधर, क्योंकि इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल चेंज भी करेंगे जहां पे क्लैरिटी की जरूरत है। बट इस वक्त जो लैंग्वेज है वो ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे घर पर आता है और वो कहता है कि वो टावर लगाना चाहते हैं, फिर 15 दिन बाद वो मुझे रिमाइंडर भेजते हैं और उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो रेजोल्यूशन इसका करेगी। अब मसला है ना इसमें कि एक इंडिविजुअल है, मेरा घर है, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, अब मैं गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाता रहूं कि फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी के हक में फैसला कर दे, जो कि बड़ा मुमकिन है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इदारे चलते हैं आपको पता है किसका इन्फ्लुएंस कहां काम करता है। आई एग्री। जहां तक तो अंडरग्राउंड फाइबर की बात थी वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को कोई इतना इशू नहीं था। जहां तक ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आप कंफ्यूजन बयान कर रहे हैं, हमारे सामने बिल्कुल आई है। और जो ओवरग्राउंड हमारी इंस्टॉलेशंस हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए ये जो वर्डिंग्स के अंदर क्लैरिटी की जरूरत है वो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। किसी अमेंडमेंट की जरूरत है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग दैट इन। पीपल्स पार्टी कह रही है कि बजट की आड़ में हुकूमत ने उसको मंजूर करा लिया, फिर पीपल्स पार्टी ने ही उसे सेनेट में रोका। नेशनल असेंबली से जब बिल पास हुआ तो बिल्कुल मुशावरत के साथ हुआ, बल्कि नवीद कमर साहब उन्होंने अमेंडमेंट्स भी पेश किए और उसके बाद एक मुशावरत से पास हुआ। नवीद कमर साहब ने इसकी लैंग्वेज को और तमाम चीजों को अप्रूव किया आपके साथ और फिर वोट दिया पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में इसको। जी नेशनल असेंबली में जी वोट भी दिया एंड जो अमेंडमेंट्स थी बल्कि वो नवीद कमर साहब ने रीड आउट की, ये तो दैट्स ऑन द रिकॉर्ड। सबने वोट किया नेशनल असेंबली में और फिर ये वहां से निकल के सेनेट में आया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अमरीकी सदर की नज़र दुनिया की दौलत पर है, खित्ते के वसाइल पर कब्जे के लिए बेअमनी फैलाई गई है। अगर मुल्क चलाना है तो JUI का रास्ता खोलना होगा। पाकिस्तान की सियासत आइन और दलील की नहीं, क़ुव्वत की सियासत है। चारसद्दा में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, जब से उलमा से क़यादत छीनी गई, बेअमनी बढ़ गई, फ़िरक़ावारियत को हवा दी गई तो हमने उसका रास्ता रोका। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में उनके साथ धांधली हुई, जिसका एतराफ़ भी किया गया। इस इलेक्शन पर शहबाज शरीफ हुकूमत करेगा और मैं उसे जायज़ मानूंगा। इलेक्शन का असली नतीजा दिया जाए, वरना असम्बली में आराम से नहीं बैठूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गरीब को रोटी नहीं मिलती और हुक्मरान अय्याशी करते हैं। अगर मुल्क चलाना है तो JUI का रास्ता खोलना होगा। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि चकवाल वाक़े में CCD एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए मुश्तरका तफ्तीश की जा रही है। ये वाक़या किसी प्रेशर में दबाया नहीं जा सकता। मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा ने कहा कि चकवाल वाक़या CCD एहलकार की गफलत से पेश आया। अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि चकवाल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। बेगुनाह बच्ची की हलाकत को पुलिस ऑपरेशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये तफ्तीश किसी को बचाने के लिए नहीं होगी, ये तफ्तीश सच तक पहुँचने के लिए होगी। इसमें जो एविडेंस इकट्ठी की जाएगी उसी की बेस पे इसका फैसला होगा। CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा का कहना था कि चकवाल वाक़े की FIR बच्ची के वालिद की मदद में फौरी दर्ज हुई। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत की तरफ से भी ये मामला उठाया गया है। यकीन दिलाता हूँ कि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाएगा। CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seemed to be done. एक सवाल के जवाब में IG पंजाब का कहना था कि 2 माह के दौरान CCD के 2 एहलकार शहीद हुए। एहलकारों की गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं। DPO हाफिजाबाद का तबादला इंतजामी तौर पर किया गया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।
इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर की सरबराह काया कैलस के बयानात पर तनकीद की है और कहा है कि काया कैलस के बयानात यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करते। काया कैलस ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के ख़िलाफ़ बयान दिया था। इसराइली वज़ीर ने कहा कि काया कैलस ने ख़ुद से मंसूब और अवामी तौर पर शाया बयानात की ना तो तरदीद की है और ना ही उनकी मज़म्मत की है। अगर काया कैलस ने वाकई ये तौहीन आमेज़ और बेबुनियाद बयानात दिए हैं तो खुलकर उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करें और अगर नहीं दिए तो उसकी तरदीद करें। जब तक इस मामले पर हकीकत वाज़ेह नहीं होती उनसे राबते मुनक़ता करने का इसराइली ऐलान बरकरार रहेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले काया कैलस से राबते मुनक़ता करने का ऐलान किया था, जिस पर काया कैलस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ 2 रियासती हल के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना रही हैं। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में जनूबी अफ्रीका और जमहूरिया चेक के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद दोनों टीम्स ने टूर्नामेंट में अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया। एटलांटा में ग्रुप ए की दोनों टीमें पहला मैच हारने के बाद टूर्नामेंट में पहला पॉइंट हासिल करने का अज़म लिए मैदान में उतरी। जमहूरिया चेक ने मैच का शानदार आगाज करते हुए 6 मिनट में मिकाइल सेडेलिक के गोल की बदौलत बढ़तरी हासिल की, जो हाफ टाइम मिनट में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी पावेल शिल्टर्स के बॉक्स में हैंडबॉल पर रेफरी ने जनूबी अफ्रीका को पेनल्टी दी। देबोहो मुकोयाना ने पेनल्टी पर गोल स्कोर करके मुकाबला बराबर कर दिया। मुकोयाने के फैसलाकुन गोल ने जनूबी अफ्रीका की वर्ल्ड कप में उम्मीदों को बरकरार रखा है, जबकि दोनों टीमें इब्तदाई मैच में शिकस्त के बाद इस बार 1-1 पॉइंट हासिल करके मैदान से बाहर। पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट सहाफ़ी कमर अहमद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। साबिक कप्तान जावेद मियादाद, मोइन खान समेत क्रिकेट और दीगर शोबों से वाबस्ता कई मुमताज़ शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद की नमाज जनाजा बैतुस्सलाम मस्जिद में बाद नमाज मगरिब अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद, मोइन खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम और जलालुद्दीन समेत क्रिकेट और दीगर शोबों से वाबस्ता कई मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। बहुत अजीम आदमी और एक अजीम दानिश कहते हैं आप, बल्कि क्रिकेट के शदाई कहते हैं। बहुत सी चीज़ों को समझते थे और उनकी जो बातें होती थी वो बड़ी सिंसियर एडवाइस होती थी हमेशा, क्योंकि मेरा साथ बहुत रहा है उनके साथ। तो मैं बस यही है कि अफसोस है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। जो उनकी नॉलेज थी उसके हिसाब से वो एक पूरी डिक्शनरी थे और इतने सारा उन्होंने कवरेज किए क्रिकेट में, जैसे 400 टेस्ट मैच और कितने वनडे, तो वो तो अपनी जगह थे, मगर उसके साथ साथ वो हेल्प आउट करते थे। दुनिया के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और दुनिया में उनके जो चाहने वाले हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनके चाहने वालों में दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स, चाहे विव रिचर्ड, आखिरी मुलाकात उनकी विव रिचर्ड से ही हुई थी इधर कराची में ही, और मेरा ख्याल है उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। कमर भाई बहुत बड़े आदमी थे, मैं कोई 45 साल से मेरा कमर भाई से ताल्लुक़ था, लंदन भी गया, उनके पास रहा भी, एंड ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ये वाहिद आदमी थे जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे थे उस वक्त, और वो हर सीज़न की एक बुक निकालते थे, और आप यकीन करें 82 तक में उनका यानी बाकायदगी से हर वो बुक जो निकलती थी उसको मैं कलेक्शन करता था। कमर अहमद के भांजे शम्सुज़्ज़मान ने बताया कि मरहूम दिल के आर्जे में मुब्तला थे। 2 हफ्ते कबल उनकी एक शरियान भी बंद थी। फिट फाइन आदमी थे वो, लेकिन वो एक रात में 10 दिन पहले उनको तो अनरेस्ट हुए थोड़ा सा, तो मैंने दूसरा जो कज़न है डॉक्टर फरीद, वो उनको ले गया NICVD, तो वहाँ पता लगा कि उनका एक वॉल बंद है, स्टंट लगा उनको वहाँ पे। कमर अहमद का 89 साल की उम्र में कराची में इंतकाल हुआ। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। उन्होंने दुनिया भर के मैदानों में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कवरेज की। 10 से ज़्यादा ICC इवेंट्स भी कवर किए। उनका शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेट तज्ज़ियाकार में किया जाता था।